जय हिंद साथियों। आज हम लोग बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग सेल्स और टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पहले ही कल अपलोड कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। फिर हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एनडीए 2018 का है। ये बोल रहा है कि फॉलोइंग ग्रुप्स में से सेल किसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, किन कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए कहाँ कहाँ होता है आपको ये बताना है। तो अभी हम लोग ने बात की थी डीएनए कहाँ कहाँ होता है, हमें कहाँ पता चला था। तो डीएनए हमें पता चला था सबसे पहले तो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में तो होता ही है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और एक जगह होता है जिसके बारे में हम इस क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस, बिल्कुल मिलता है न्यूक्लियस में। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। ठीक है, हरी तलवक में भी जो है डीएनए पाया जाता है। सूत्र कणिका में मिलता है, केंद्रक में मिलता है और हरी तलवक में भी मिलता है ये। ठीक है, हरी तलवक में भी ये डीएनए मिलता है। तो याद रखिएगा ये डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक या न्यूक्लियस में, और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में भी ये मिलता है। ठीक है, हरित लवक में भी ये मिलता है, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, गोल्जी बॉडीज में नहीं मिलता है, न्यूक्लियस में मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिल जाता है, न्यूक्लियस में मिल जाता है, राइबोसोम्स में नहीं मिलता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कोशिकाएं कोशिकांग समूह सूत्र कणिका केंद्रक हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डाइऑक्साइड निबोलिक एसिड। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए मानव और लगभग सभी अन्य जीवों में वशानुगत पदार्थ हैं। अधिकांश डीएनए कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कोशिका की भीतरी संरचना में होती है। कोशिका विभाजन में डीएनए का महत्वपूर्ण होता है। इसकी खोज की थी वॉटसन और क्रीक ने। याद रखिएगा वॉटसन और क्रीक ने क्या किया था, डीएनए की खोज की थी, वॉटसन और क्रीक ने। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने अभी पढ़ाया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और इस स्मूथ का क्या काम होता है, रफ का क्या काम होता है, रफ का काम होता है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, रफ में सिक्रीशन होता है, स्मूथ में भी सिक्रीशन होता है, पर स्मूथ में ज़्यादा अच्छा सा वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्तनधारियों की लाल धुरियों कोशिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, इतना नहीं याद रखना है। जीवाणु और नीले हरे शैवालों में इसका प्रभाव होता है। ठीक है, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका, इनकी बाहरी कला चिकनी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं। इनका कार्य लिपिड संश्लेषण होता है। ठीक है, तो स्मूथ वाले का काम क्या बताया था हमने आपको, स्मूथ वाले का काम होता है लिपिड संश्लेषण। ठीक है, लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं। और जो रफ होते हैं इनकी बाहरी कला पे खुरदुरी होती है क्योंकि इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है इसमें, जो है स्मूथ, क्या स्मूथ वाले में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये लिपिड सिंथेसिस होगा। स्मूथ में लिपिड सिंथेसिस होगा। अच्छा, ये हमने गलत बता दिया क्या, हाँ ठीक है। स्मूथ वाले में क्या होगा, ये इसका आंसर एक्चुअली बी होगा। स्मूथ वाले में लिपिड सिंथेसिस होगा, स्मूथ वाले में लिपिड सिंथेसिस होगा। हमने आपको बताया था ये लिपिड को सिक्रीट करता है तो सिंथेसिस भी होगा यहाँ पे। और रफ वाला जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, रफ वाला क्यों प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि रफ वाले के जस्ट ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जिनका काम भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करना होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिक्रीट करते हैं लिपिड्स, उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ लिपिड को सिक्रीट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, ना कि प्रोटीन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनडीए 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑफ मेमेलियन सेल्स इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में किस अंग में मिलते हैं। ठीक है, जल अपघटनीय एंजाइम जो है ये हमें कहाँ मिलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ होते हैं, हमने आपको बताया था ये लाइसोसोम्स में होते हैं जिनको सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं जिसकी वजह से ये खुद को भी कभी कभी डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो इनको कहते हैं
सुसाइड बैग्स, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं। लाइबोसोम सभी जीवों में पाए जाते हैं, केवल आरबीसी में छोड़कर, ठीक है, आरबीसी में नहीं होते हैं लाइबोसोम्स, ठीक है। इस कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा, आत्मघाती थैली। यह कोशिका के अंदर किसी बाह्य पदार्थ जैसे जीवाणु एवं डेड सेल्स, मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया और क्या है, मृत कोशिकाओं जैसे डेड सेल्स हैं, उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं, ठीक है। जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं या डेड सेल्स हैं उनको मारने में ये काम आते हैं, क्योंकि जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 37वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डजंट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन कहाँ कहाँ नहीं होगा, वहाँ वहाँ होगा ये, ठीक है। न्यूक्लियस में तो होगा ही, न्यूक्लिक एसिड नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस में होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है थोड़ा बहुत। राइबोसोम में भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका सही आंसर डी है ना, हाँ ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक एसिड बहुत जटिल कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है, कार्बनिक एसिड है न्यूक्लिक एसिड, या पेंटोज शर्करा फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनस बेस का होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ही दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए विशेष रूप से क्रोमैटिन में होता है, परंतु हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा था डीएनए जो है विशेष रूप से क्रोमैटिन जो होता है वो सेंटर होता है न्यूक्लियस का, वहां पे होता है। कभी कभी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाता है। आरएनए कहाँ मिलता है, आरएनए हमने आपको बताया था, आरएनए और प्रोटीन किससे बने होते हैं, राइबोसोम्स में बने होते हैं, ठीक है। आरएनए विशेष रूप से कोशिका द्रव्य में मिलता है, परंतु कुछ मात्रा में के केंद्रक में स्थित राइबोसोम क्रोमैटिक व केंद्रिका में भी मिलता है, ठीक है। तो राइबोसोम क्रोमैटिन और न्यूक्लियस में भी ये कभी कभी मिल जाते हैं आरएनए। जीव द्रव्य कला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो कोश द्रव्य है, सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, सबसे बाहरी भाग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक महीन झिल्ली के रूप में होता है तथा कोशा के वातावरण से अलग करता है, ठीक है। तो बस यही करता है, यह लिपिड, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ये ग्लाइकोलिपिड, ये लिपिड से बेसिकली बने होते हैं। तो लिख लीजिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। तो जो सूत्रकणिका होते हैं निम्नलिखित में किसका उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन्स, ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स। सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, हमने देखा था सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एडवांस फीचर है, कौन कौन से होते हैं एडवांस फीचर, तो एमजीएल हमने याद किया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स, ये सारे एडवांस फीचर हैं जो हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद ही जनरेट कर सकते हैं, अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस तो अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होता नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमको लाइसोसोम्स में मिलते हैं। तो बचा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, एटीपी होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी मिलती है, एटीपी विच इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एटीपी, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट का जो एलिमेंट होता है वो प्रोटीन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है अपना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकों का पावर हाउस भी कहते हैं, हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फैट एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, ये सब क्या प्रदान करते हैं, ये सब ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या प्रदान करते हैं, तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा किस प्रकार में होती है, तो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। नए नए केमिकल को फॉर्म्स करने में, कोई बायोलॉजिकल फंक्शन करने में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए है तथा, और डीएनए भी है तो मतलब पता चल गया डीएनए भी क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए भी प्रोटीन है। तो डीएनए कहाँ है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, सेल वॉल, ये तो कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सीडीएस 2019 का क्वेश्चन देखा, ऐसे रिपीट होता है, ठीक है। 41st क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स मेनली स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है।
लाइजोसोम्स। राइबोसोम से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है लाइजोसोम्स में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाइजोसोम इसका सही आंसर है। फिर बढ़ते हैं, लाइजोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो लाइजोसोम किससे बने होते हैं, लाइजोसोम याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ है, गोल्गी बॉडी से बने होते हैं, ठीक है, गोल्गी बॉडी से बने होते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या है, एडवांस फीचर है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। लाइजोसोम किससे बने होते हैं, लाइजोसोम बने होते हैं गोल्गी बॉडी से। कोशिका के कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप कुछ थैली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, इन्हें गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडीज कहते हैं। इनकी आकृति चपटी होती है तथा ये एक के बाद एक समांतर रूप में स्थिर रहते हैं। गोल्जी बॉडी का निर्माण कुछ थैलानुमी सिस्टर्नी, कुछ छोटे छोटे वेसिकल और कुछ बड़े बड़े वैक्यूल से मिलकर होता है, ठीक है। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, ये बिल्कुल एकदम काट दीजिए, इसको आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, बस आपको डायरेक्ट आंसर रट लेना है कि लाइजोसोम किससे बनते हैं, तो गोल्जी बॉडी से ये बनते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 43rd क्वेश्चन है, आपको ये सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं, कोशिका अंगक दिया हुआ है और उनके फंक्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी फॉर्मेशन अभी हमने देखा था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ए का 4 हो गया है ना, ए का 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ईजी है आपको स्कोर करना, क्योंकि आपको सिर्फ अगर 2 ऑप्शन भी सही से पता है तो आप आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स हमने देखा था, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइजोसोम्स क्या होता है, लाइजोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन का काम करते हैं, ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में, अंतःकोशिकाय पाचन इंटरसेलुलर डाइजेशन लाइजोसोम्स में, और एटीपी का निर्माण ये राइबोसोम्स सॉरी ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, A4 बिल्कुल सही, B1 ठीक है, यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण ठीक है, फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस सही है, लाइजोसोम सुसाइड बैग्स या अंतरकोशिकीय पाचन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें जिससे डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये जनरली हम लोग के यूपीपीसीएस में नहीं कहीं पूछा गया है, पर इससे डेफिनेटली चांस है कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस किस में नहीं होता है, ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूट हेयर सेल्स में, सेकेंड ऑप्शन है आरबीसीज में, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स में, और फोर्थ ऑप्शन है मोनोसाइट्स में, ठीक है, एक केंद्र काणु में, ठीक है, इसको मोनोसाइट्स कहते हैं, बाप रे हिंदी इतनी कठिन हो जाती है, एक केंद्र काणु में, ठीक है, मोनोसाइट। तो इसका सही आंसर है, न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता, न्यूक्लियस आरबीसीज और प्लेटलेट्स में नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस आरबीसीज और प्लेटलेट्स में नहीं होता, ठीक है। आरबीसी और पट्टी काणु मतलब प्लेटलेट में नाभिक नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, रटने वाला क्वेश्चन है सिर्फ, याद रखिएगा न्यूक्लियस कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, तो आरबीसीज और प्लेटलेट्स में नहीं मिलता है, जबकि मूल रोम कोशिका मतलब रूट हेयर सेल्स में और एक केंद्र काणु की कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, ठीक है, मतलब मोनोसाइट्स और रूट हेयर सेल्स में होते हैं, पर रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर आपसे 45 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, CDS 2015 का है, आपको बताना है कोई कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, पहला कथन बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल पजेस न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है क्या, नहीं नाभिक तो नहीं होता, वो तो बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं होती न्यूक्लियस की, ये तो एडवांस फीचर है हमारा न्यूक्लियस वाला, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो सही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पोजेस करते न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स में जरूर होते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद बी ऑप्शन बोला है आपसे, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, वनस्पति और जंतु दोनों ही में कोशिकाओं कल की होती है, ठीक है, कोशिकाओं में कोशिका कल होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेल वॉल जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। फिर आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल गलत है ये, अभी हमने देखा एडवांस फीचर कौन कौन से हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो LMG देखा था, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज, ये हमने देखा था। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं, ये तो प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, ठीक है, खाली LMG जो है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए।
हाँ देखिए बी ऑप्शन सही है। कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन है ये जंतु एवं वनस्पति दोनों कोशिका में पाई जाती हैं। वह प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर में पतली मुलायम लचीली झिल्ली है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात की थी हमने। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, बेसिक हैं, प्रिमिटिव हैं, सबसे पहले हैं। इनमें केंद्रक का भाव होता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस नहीं होते हैं इनमें। इसके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, राइबोसोम होता है पर न्यूक्लियस नहीं होता है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका के सबसे अच्छे उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल के कौन कौन से, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, नीली हरी शैवाल जो है, वो बेसिक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है 46 नंबर पे, देखिए कैसे रिपीट होता है कि किस ऑर्गेनेल में जो है न्यूक्लियस मिलता है, सॉरी डीएनए मिलता है न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो हमने देखा था डीएनए 3 और चीज़ों में होता है, मतलब टोटल 3 चीज़ों में होता है। डीएनए सबसे पहले न्यूक्लियस में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और कहाँ देखा था हमने, और सी में देखा था, क्लोरोप्लास्ट में। तो एनएमसी एमएनसी जैसे याद रखना हो याद रखिएगा, न्यूक्लियस में मिलता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लाइजोसोम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं यहाँ पे, आत्मघाती सेल कहलाते हैं ये। गोल्जी अपरेटस क्या है, ये सिक्रीट करते हैं कुछ चीज़ों को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये प्रोटीन संश्लेषण में अपना काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, तो अभी हमने देखा था इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारे सामान होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, और सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो जीव द्रव्य जो है ये कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक है, ठीक है। याद रखिएगा थॉमस हेनरी हक्सले ने जो है जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार कहा है, ठीक है। एक बार आप ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया एनिमल सेल किससे बने होते हैं, हमने आपको बताया था एनिमल सेल जो है वो लिपिड से बने होते हैं, ठीक है। हमने देखा था एनिमल सेल जो है वो लिपिड से बने होते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है किसकी, प्लांट्स की, वो सेल्यूलोज से। और जो एनिमल की सेल वॉल होती हैं वो किससे बनी होती है, वो लिपिड लेयर से बनी होती है, ठीक है, वो लिपिड से बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सारभूत रूप से किससे बनी होती है, एनिमल की सेल वॉल इससे बनी होती है, और हालांकि सेल वॉल इसमें होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्राणियों में कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उनकी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मतलब था सेल मेम्ब्रेन, न कि सेल वॉल, ठीक है। फिर आपसे 50वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2014 का। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता वाला पाया जाने वाला तत्व कौन है, ठीक है। सर्वाधिक प्रचुरता किस तत्व की है मानव शरीर में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जल सबसे ज़्यादा होता है 70%, पर जल के बाद क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो जल के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन लगभग 65% पाई जाती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। वायु में ऑक्सीजन 20.29% पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आपसे यूपीएससी आईएएस 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखिए यूपीएससी तक का सवाल है ये, आईएएस तक में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको हमेशा ही याद रखना है प्लांट और एनिमल सेल्स के जो 5-6 बेसिक डिफरेंस है वो याद करना है, ठीक है। आपसे पूछा गया पहला सामान्य अंतर क्या है, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें, ठीक है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं, बिल्कुल, और जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, ऐसा बात नहीं है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती क्या, बिल्कुल होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वो होती है, प्राणी कोशिका में भी होती है और पादप कोशिकाओं में भी होती है प्लाज्मा झिल्ली, तो ये गलत हो गया। फिर थर्ड पूछ रहा है आपसे, मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, जो एक परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत राजधानी होती है, ठीक है, एक बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या होता है, जहाँ पे स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे इनके जो फूड है, खाना है, पानी है, वो स्टोर होता है, ठीक है। तो प्लांट में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और जो
ये एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, याद करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियां होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में, एक बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, ठीक है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। 1 एंड 2 नहीं, 2 गलत है। 2 जहाँ जहाँ हो काट दीजिए। ये देखिए, आप बचा आपके पास सी, ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली, ठीक है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, बिल्कुल सही बात है, लघुत्तम इकाई है, जिसको साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ 5 तरीके के डिफरेंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। प्राणी कोशिका मतलब एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, कवक को छोड़कर, जबकि प्राणी कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं के मध्य एक बड़ी या अनेक रिक्तियां पाई जाती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में रिक्तियां बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती हैं। शैवाल तथा कवक के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में तारकाय अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में तारकाय उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाएं स्वपोषित होती हैं। प्लांट सेल जो होते हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इनकी होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स क्या है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल्फ फॉर्मेशन करते हैं फूड का, खुद ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषित होते हैं, अपने आप को खुद ही फीड करते हैं, ठीक है। जबकि प्राणी कोशिकाएं परिपोषित होती हैं, ये डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट है प्लांट सेल्स पे, ठीक है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंस है, आप हमेशा याद रखिएगा, और कहीं से भी आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक इन्होंने समराइज तरीके से दे रखा है। फिर आपसे पूछा गया है CDS 2019 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरीड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमने देखा था 2 प्रकार के रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। रफ वाला क्या करता है, रफ वाला रफ इसलिए होता है क्योंकि रफ वाले के ऊपर राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ वाले में नहीं होते हैं राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन नहीं सिंथेसिस करता है, बल्कि स्मूथ वाला सिक्रीट करता है लिपिड्स, और लिपिड का ही सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड सिक्रीट और सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इनका क्या क्या नहीं एक काम है, ये देखते हैं। चिकने अंतर प्रद्रव्य जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन, कौन सा कार्य इनके द्वारा संपन्न नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, द्रव्यों का अभिगमन, ये बिल्कुल होता है। लिपिड का सिंथेसिस, लिपिड का संश्लेषण होता है, बिल्कुल अभी हमने बताया, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस रफ वाले में होता है। सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, बाकी सारे काम होते हैं।